हाँ, ज़ोहैर बशीर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वन चैनल के खास मुलाकात इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज हम मुस्लिम रिजर्वेशन के शुक्रिया। मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ नागपुर से प्रोफेसर जावेद पाशा कुरैशी साहब जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जावेद पाशा कुरैशी एक बेहतरीन स्कॉलर है। उन्होंने कई मज़ामीन पर एमए किया है और 40 से ज़ायद किताबों के वो राइटर है। इसी तरह मुस्लिम आरक्षण आंदोलन के कन्वीनर भी है। इसके अलावा मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन के सदर भी रह चुके हैं। मुस्लिम ओबीसी आंदोलन के भी रहनुमा है और मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक को महाराष्ट्र में खड़ा करने में अहम रोल उनका रहा है। तो आज हम इनसे मुस्लिम रिजर्वेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर और इस पूरे मसले को लेकर जो कुछ उतार चढ़ाव आए हैं उस पर उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जावेद पाशा कुरैशी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और इस मौजू पर आपका भी हमसे बात शुक्रिया। की। तो सबसे पहले जावेद पाशा प्रोफेसर जावेद पाशा कुरैशी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में मौजूदा जो महाविकास अघाड़ी सरकार का जो रवैया है वो उसको आप कैसा देखते हैं? अ, जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, इसका रवैया साफ लफ्जों में कहा जाए तो निराशाजनक है। इस आघाड़ी सरकार में कांग्रेस और राका ऐसे पक्ष है जिन्होंने 13 जुलाई 2014 में मागास वर्गीय मुस्लिमों को 5% आरक्षण दिया हुआ था। ये घटक पक्ष मुख्य है अभी के सत्ता में। भले ही शिवसेना के सर्वे सर्वा सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार में अहम रोल कांग्रेस और राका का है। तो राका ने पहले ही इसे दिया था 2014 में 6 माह के लिए आरक्षण, लेकिन उद्धव जी ठाकरे खुद इस आरक्षण के प्रति सकारात्मक है। ये बात पिछले पहले अधिवेशन में, जब नागपुर में सरकार का पहला अधिवेशन हुआ, उस वक्त हमने लगभग 40 से 45 हजार लोगों का मोर्चा लेकर गए थे और उद्धव जी ठाकरे से मिले, जिन्होंने 10 से 12 मिनट हम लोगों से बात की। वे सकारात्मक थे। और मुझे याद आ रहा है 2000 में हम लोग मातुश्री पर 32 जिलों के प्रतिनिधि लेकर उद्धव जी ठाकरे साहब से मिले थे। सच्चर आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसमें अहम सिफारिश रिजर्वेशन की है। ये जब उन्हें बताया था तो उद्धव जी ठाकरे ने भी कहा था कि ये गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। बाड़ा साहब भी ऐसा ही चाहते थे, ये उनके लफ्ज है। मतलब तीनों ही पक्ष के लोग सकारात्मक दिखते हैं बोलने में, कृति में नकारात्मक है, कृति नहीं कर रहे हैं। तो जी। करना चाहिए, ऐसी हम सब लोगों की अपेक्षा है। और जहां तक मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात की जाए तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुसलमानों में चूंकि कोई ऊंच नीच या जात पाती निजाम का ऐसा कोई तरीका नहीं है, एक ही सब में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना, इस तरह का कंसेप्ट पेश किया जाता है। तो फिर इसमें जो मुस्लिम रिजर्वेशन का जो मौजू है या ये जो विषय है वे आया कहां से बुनियादी तौर पर? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल जमीर साहब आपने किया और मैं शुक्रिया करता हूं आपके चैनल का, आपका, कि आपने एक अहम मुद्दा जो रिजर्वेशन को लेकर मुसलमानों में अक्सर उठाया जाता है कि हम लोगों में जात पात का निजाम नहीं है, इसलिए आरक्षण के जरिए हम जात पात उठा रहे। सबसे पहले तो मुस्लिम आरक्षण के बारे में एक बात समझ लेनी चाहिए कि आरक्षण किसी जाति को नहीं होता है। आरक्षण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तरीके से पिछड़े हुए पूरे वर्ग को होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। और खासकर मुसलमानों के बारे में जब ये कहते हैं कि ये इस्लाम में जाति पाति नहीं है, तो इस्लाम में आरक्षण क्या जरूरत है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भैया आपकी बात 200% सही है। हम लोग भी इस बात को पूरी तरह कबूल करते हैं कि इस्लाम में, कुरान में कहीं जाति पाति का निजाम नहीं है, लेकिन इस्लाम किसी आरक्षण की बात कॉन्स्टिट्यूशनली करता है क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इस्लाम की एक सुपर थ्योरी है कि महमूद रहो या अयाज रहो, एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे इबादत के लिए। मस्जिद में किसी को आने की मनाही नहीं होंगी। वैसे तो जमीर भाई साफ तौर पे कहा जाए तो आजकल मस्जिदों में भी तख्तियां लगी है, भाई सुन्नी आएगा वहां भी नहीं आएगा, वहां भी आएगा सुन्नी आएगा, चलो ये बात अलग है। लेकिन महमूद और अयाज जो एक ही सफ में खड़े होते हैं, ये इस्लाम का वो सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भेदाभेद नहीं होता।
लेकिन मस्जिद से बाहर निकलने के बाद में सुल्तान सुल्तान के तख्त पर जाता है और अयाज मेहनत कश करने के लिए मेहनत वाली जगहों पे जाता है। ये सामाजिक फर्क मस्जिदों के बाहर का समाज में है। तो आरक्षण जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि आरक्षण संविधान बनने के बाद में वो भारतीय समाज का हिस्सा है। तो भारतीय समाज में मुसलमान जो रहता है, एक तरह से उसमें भी बिरादरियां हैं, उसमें पिंजारी बिरादरी है, उसमें मोची बिरादरी है, उसमें नदाफ है, उसमें कुरैशी बिरादरी है, उसमें जुलाहा है, कितनी बिरादरियां हैं, चिकलगार है, तड़वी है, काफी बिरादरियां हैं। इन बिरादरियों में काफी लोग पिछड़े हुए हैं। अगर इन बिरादरियों के मुस्लिम समाज को पकड़ा जाए तो 80% मुस्लिम समाज के लोग स्लम एरिया झोपड़पट्टी में रहते, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन 80% मुस्लिम समाज कहां पिछड़ा हुआ है? एजुकेशन से पिछड़ गया है, प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं है, आर्थिक स्थिति से बहुत ही खराब अवस्था में है। तो आरक्षण ऐसे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़े हुए लोगों को मिलता है। इसमें इस्लाम का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये संविधान के बाद में जो भारत की समाज व्यवस्था बनी है, उस समाज व्यवस्था में जीने वाले नागरिकों के हकों के लिए, बराबरी के हकों के लिए, उनको अधिकार मिलने के लिए आरक्षण बना है। तो आरक्षण मुस्लिम समाज के पिछड़े तबकों के लिए है, जरूर, बिल्कुल ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसलिए बार बार आरक्षण के बीच में इस्लाम को लाना भी सही नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण है ही सामाजिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा। तो मैं समझता हूं कि मेरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही रहा है कि भाई इस्लाम में जाति पाति नहीं है, लेकिन मुसलमानों में जो 80-85% पिछड़ा हुआ समाज है, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, उसको तो मदद मिलनी चाहिए ना, और संविधान वो देता है, तो वो इस समाज को मिलना चाहिए, उसका रास्ता आरक्षण है। और हम देखते हैं कि साबिक में जो कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार थी, महाआघाड़ी की आघाड़ी की जो सरकार थी, तो उन्होंने 2014 में इलेक्शन से पहले पहले एक ऑर्डिनेंस लाके 5% रिजर्वेशन को मंजूरी दी थी। तो उस वक्त बाद में उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो वो मामला कोर्ट में भी एजुकेशन के आरक्षण को सही ठहराया। कोर्ट ने भी रिजर्वेशन के लिए कुछ बातों को उसमें स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार को कहा, लेकिन बाद में बीजेपी और शिवसेना अलायंस की सरकार आई और ये मामला वहीं पर अटक गया। तो उस वक्त जो रिजर्वेशन दिया गया था, क्या आपको लगता है कि ये सही प्रोसीजर के तहत दिया गया था, या सिर्फ इलेक्शन को सामने रखकर ही दिया गया, या क्या सही तरीका होना चाहिए था जो ये आरक्षण आगे तक भी चलता रहे और उसका फायदा सही मानों में मुसलमानों को मिल सके? सही दिल की बात कही जाए तो सही तरीके से वह आरक्षण नहीं दिया गया था। आरक्षण की मांग 2014 से पहले की नहीं थी, मतलब 2000 पहले की जो रेजिम थी राका कांग्रेस की, उस एक रेजिम में ही, 5 साल के रेजिम में ये मांग उठी, ऐसी बात नहीं है। आरक्षण की मांग अमूमन 1980 से उठती आई है। मुस्लिम आरक्षण की मांग जब मंडल आयोग आया तभी मुस्लिम आरक्षण की मांग उठी। हम जानते हैं 90-91 के दरमियान हमने खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद आर्थिक विकास महामंडल के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण की बात उठाई थी। यानी 90 से लेकर तो 2014 तक इतने 20, 22, 25 सालों तक आंदोलन करने के बाद में भी कांग्रेस और राका ने, राका तो बाद में बनी, लेकिन कांग्रेस ने कोई हलचल क्यों नहीं कही, क्यों नहीं की? ये उनसे पूछने वाला सवाल है, आसान सवाल है। उन्हें पता था कि मुसलमान उनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। एक तरफ आरएसएस और भाजपा का दबाव, वे लगातार एंटी मुस्लिम भूमिका लेते हैं, इसलिए वहां तो जा नहीं सकता। दूसरा कोई पक्ष है नहीं जिनके साथ मुसलमान जाए। तो कांग्रेस को यह लगता था कि मुसलमान चाहे उनको कुछ दो ना दो, वो हमारे पास में ही रहेगा, और हकीकत में ऐसी हालत थी। लेकिन 2012-13 के बाद में कुछ हालात बदलने लगे और मुस्लिम समाज ने मुखर रूप से यह कहा कि हम एक पक्ष के गुलाम नहीं हैं। जो पक्ष हमारी ईमानदारी का सिला यह देता है कि हमें एक छोटा सा अदना सा आरक्षण भी नहीं देता। और 2006-7 में जो सच्चर रिपोर्ट आया, उसने कांग्रेस के शासन की कलई खोलकर रख दी। आरएसएस और भाजपा तो केवल मुसलमान विरोधी बात करते थे, लेकिन सच्चर रिपोर्ट ने दिखाया कि असल में मुसलमानों की बद से बदतर हालत कांग्रेस शासन में कैसे हो गई। कांग्रेसियों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि हम एंटी कांग्रेस भूमिका ले रहे, अरे भाई नहीं, एंटी कांग्रेस भूमिका हम क्या लेंगे, हम वही बता रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाए हुए सच्चर आयोग ने हकीकत रखी है। तो यह हकीकत किसने रखी? कांग्रेस ने बनाए हुए सच्चर रिपोर्ट, न्यायमूर्ति सच्चर ने जो रिपोर्ट दी उसकी हकीकत है। तो सच्चर ने कहा कि पिछले
लगभग 60 सालों में आदिवासी, ओबीसी, अनुसूचित जाति जमाती से भी बदतर हालत कांग्रेस के राज में मुसलमानों की हो गई। तो 2007 के बाद में जो आंदोलन चला, 12 और 13 के आते आते मुसलमानों ने नया नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो मतदान नहीं। अब मतदान किसे करते थे हम? कांग्रेस को ही करते थे। अब मतदान नहीं तो किसे नहीं करेंगे? कांग्रेस को नहीं करेंगे। तो भी कांग्रेस ने 2011 में नहीं दिया, राका कांग्रेस ने 12 में नहीं दिया, 13 में नहीं दिया, 14 में खासदार का इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पीट गई, राका भी पीटी। तब इनके ध्यान में आया कि अब मुसलमान जो एक गट्ठा वोट हमको कर रहा था वो हमें नहीं दे रहा है, और वो कांग्रेस और राका से हटकर दूसरों को मतदान करना पसंद कर रहा है, लेकिन हमें नहीं दे रहा है। ये बात 14 के खासदार की के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में उनके ध्यान में। उसके बाद में जो आया साहब, वो आमदार का इलेक्शन आया, विधानसभा का। तब मुस्लिम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने दोनों पक्षों से कहा कि मुसलमान इतना नाराज है कि देखो एमपी के सीटें हमारे हाथ से निकल गई, जहां से हक से हम लोग मुसलमानों के वोट लेकर चुनकर आते थे, वहां मुसलमानों ने हमारे पलड़े में मतदान नहीं किया है। अब मुसलमानों की मांग है कि इन्हें आरक्षण दो, तो दे दीजिए। तब तक मराठा आरक्षण का आंदोलन तेज नहीं हुआ था। ये बात दर्शकों ने नोट करनी चाहिए कि मुसलमान अपने आरक्षण के लिए जब लड़ रहे थे 2090 में, 2000 में, 2006 में, 2010 में, तब तक मराठा आरक्षण की बात नहीं उठी थी। लेकिन 2014 से एक मेरे ख्याल से 5 या 6 साल पहले मराठा आरक्षण की बात उठी। क्या किया राका और कांग्रेस ने? विधानसभा में बहुमत था इनका, विधान परिषद में भी बहुमत था, और कानून कहां बनता है? विधानसभा में बनता है, वहां से विधान परिषद में जाता है, पास होता है, बन गया कानून। राज्यपाल को स्वाक्षरी करनी ही पड़ती है, साइन करना ही पड़ता है। इन्होंने क्या चालाकी की? 2014 के एमपी के इलेक्शन में हारने के बाद मुसलमान हमें कैसे वोट डालेगा, इस इलेक्शन पर और वोटों का गणित लगाकर इन्होंने मुस्लिम आरक्षण जो दिया उसमें मराठा आरक्षण भी जोड़ा। हमें मराठा आरक्षण से कोई शिकायत नहीं है, मांग मुसलमानों की थी। पहले मुसलमानों की मांगों को पूरी करते, सेपरेट तरीके से मुसलमानों को 5% देते, और बाद में दूसरे जो मांग है मराठा समाज को उसका पूरा करते। लेकिन वैसे नहीं किया। उन्होंने मराठाओं को 16% दिया और मुसलमानों को 5% दिया। लेकिन देते वक्त विधान परिषद में बहुमत पूरी तरह होने के बाद भी, विधानसभा में विधान परिषद में बहुमत पूरी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का होने के बावजूद भी अध्यादेश निकाला आरक्षण का 6 महीने का। क्या होता है अध्यादेश? अध्यादेश तब निकलता है जैसे अभी मोदी जी निकाल रहे हैं। मोदी जी ने जब देखा कि भाई संसद में तो हम पास कर लेंगे, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस और बाकी पक्षों का बहुमत है, तो बिल पास नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा। तो उन्होंने सारे अध्यादेश निकालकर अपने पूरे कानून इस देश पर थोप दिए। कांग्रेस और राका ने क्या किया? इसी तरह बहुमत होने के बावजूद भी कभी कोई पक्ष अध्यादेश नहीं निकालता। मेरे दर्शकों, इस बात को ध्यान में रखिए। जमीर साहब, आपके द्वारा ये बताना चाह रहा हूं साफ साफ, इसका मतलब मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं कि हम कांग्रेस और राका के विरोधी नहीं है। जो सत्य है वो बता रहे हैं कि राज्यसभा और विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने मुसलमान आरक्षण का 5% का अध्यादेश निकाला। मेरे ख्याल से 19 जुलाई 2014 का वो अध्यादेश है। अध्यादेश की मर्यादा 6 महीने की होती है और इस पर राज्यपाल साइन करके निकालता है। 6 महीने के अंदर अगर वो फिर से विधानसभा और विधान परिषद में पास नहीं होता है तो 6 महीने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली ये रिजर्वेशन, ये अध्यादेश का कानून खत्म हो जाता है। यही चालाकी हमारे साथ में की गई कि बहुमत के बावजूद भी हमें 6 महीने वाला रिजर्वेशन का अध्यादेश थमा दिया गया। ये चालाकी थी। अच्छा, एक चीज ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि जिस तरह मराठा समाज ने 58 मोर्चे निकाले और पीसफुली निकाले और बड़े लेवल पे निकाले, ताकि उसका सरकार पे काफी दबाव पड़ा, पूरे पार्टियां इस बात पर मजबूर हो गए कि मराठा आरक्षण के फेवर में बात करें। और वो तो क्या कहीं मुसलमान भी अपना आंदोलन खड़ा करने में कम पड़े, ऐसा लगता है पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, 2-3 बातें हमें साफ कर लेनी चाहिए। मराठा आरक्षण आंदोलन से हमारे आरक्षण आंदोलन की तुलना तादाद के हिसाब से और ताकत के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और राका ने हमको अल्पसंख्यक कहा है, मराठा को थोड़ा ना अल्पसंख्यक कहा है। और मराठा जो आरक्षण के लिए उतरा है उसके पीछे पूरी राजनीतिक ताकत थी।
मराठाओं के जो सभी साधनों से परिपूर्ण लोग हैं, एक एक मराठा के पास में कितने कितने शिक्षण संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर उनके पास में है, शुगर फैक्ट्री उनके पास में है, प्रशासन में 80% है, अर्थव्यवस्था में पकड़ 80% है, कोऑपरेटिव सोसाइटियां पूरी उनके पास में है। तो पर्दे के पीछे से ये सारा सिस्टम मराठा आंदोलन के पीछे खड़ा था और खड़ा है और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो उनके समाज का हिस्सा है। हमारा समाज एक तो माइनॉरिटी में है, दूसरा जब भी हम किसी मांग करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा इसके विरोध में मैदान में उतर जाते हैं। ये हमारे दो मुश्किलें बड़ी है। तो मराठा आरक्षण के जैसा हमारा आंदोलन हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीइंग महाराष्ट्र के नागरिक और पिछड़े समाज के नुमाइंदे करके जितना प्रदर्शन, जितनी ताकत से मुस्लिम समाज ने किया, वो बहुत सफिशिएंट था एक सरकार को कानून बनाने के लिए। इससे बढ़कर और क्या आंदोलन हो सकता है? कोई जिला ऐसा नहीं छूटा जनाब जिस जिले के कलेक्टर को, वहां के मंत्री को, वहां के आमदार को मुसलमानों ने निवेदन नहीं दिया होगा। पिछले 15-20 दिन से आप देख रहे हैं कि फिर से आंदोलन लगातार चला है। हर आमदार, हर खासदार को हम लोग निवेदन दे रहे। मंत्रालय में मंत्री के पद पे हमारे 2-4 मुसलमान है, हम उनकी भी टांग खींच रहे। आमदार गिन चुनकर 7-8 है, हम उनकी भी टांग खींच रहे कि भाई इस पर बोलो, इस पर बोलो। लेकिन मराठाओं ने जैसा निकाला वैसा हमारा आंदोलन तादाद के हिसाब से भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशासन का रवैया हमारे ध्यान में है। सारा व्यवस्था का क्या गणित है ये हम जानते हैं। इसके बावजूद भी जितनी सामाजिक शक्ति हम लोगों के पास में है, बहुजन समाज के साथ में मिलकर, फूले शाहू आंबेडकर आंदोलन की संगठनों के साथ मिलकर, आदिवासियों की संगठनों के साथ मिलकर मुस्लिम आरक्षण की बात हम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा फूले आंबेडकरी आंदोलन के लोग, ओबीसी संगठनों के लोग साथ में हैं और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की मांग जायज है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्या हिकमत अपनानी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी जो अपने आप को सेकुलर बताती है, जब अपोजिशन में रहती है तो मुस्लिम रिजर्वेशन का वादे होते हैं कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो उस तरह का कानून बनाएंगे और आपको रिजर्वेशन देंगे। और अब जब उनके पास पावर है तो वो उस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इसको आप कैसा देखते हैं और क्या स्ट्रेटेजी इस वक्त होनी चाहिए? देखिए, सीधी स्ट्रेटेजी के मामले में तो पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठनों को एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। ये मैं पिछले 1 महीने से लगातार बोल रहा हूं। अलग जिलों की अलग अलग छतरियों से पॉलिटिकल दबाव नहीं होता है। और मैं ये भी बात साफ कर देना चाहता हूं कि मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा अब कोई सामाजिक मुद्दा रहा नहीं है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। सामाजिक मुद्दा कब तक होता है? जब तक समाज उस पर जागरूक हो जाए तब तक वो सामाजिक मुद्दा होता है। लेकिन जैसा ही वो मुद्दा विधानसभा या विधान परिषद के गलियारों में चले जाता है तो वहां से रिजल्ट आने के लिए वो राजकीय मुद्दा ही हो जाता है। तो मुसलमान समाज का सामाजिक मुद्दा है आरक्षण, ये बात 2007 में ही खत्म हो गई, क्योंकि 2007 में सच्चर ने सारी हालात सामने रख दी। और 13 जुलाई 2014 में जब आपको अध्यादेश के द्वारा 5% आरक्षण मिल गया है तो अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। अब पॉलिटिकल मुद्दा किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करता है? क्यों डरेगा पक्ष आपसे? सत्ता में रहने वाला कांग्रेस, सत्ता में रहने वाला राका और सत्ता में रहने वाला शिवसेना आपसे क्यों डरेगा? एक ही बात से डरेगा, बिल्कुल डरेगा। हम इसे डर भी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि न्याय करेगा। डर कर करे लेकिन न्याय करे। कैसे करेगा? मुसलमानों की तादाद इस महाराष्ट्र में अमूमन 14 से 15% एवरेज में है और सरकार बैठती है 3%, 4% के डिफरेंस से। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को यह यकीन हो कि नासिक में आंदोलन छिटपुट चले, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तब नासिक में बैठे हुए मुसलमानों के लीडर, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लीडर है, वो मुसलमान वोट बराबर हमारे पलड़े में लाकर डाल देंगे। तो कोई असर नहीं होगा नासिक के आंदोलन का। नागपुर में बैठे हुए मुसलमान आंदोलन कर ले, लेकिन इसका पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं करे तो कांग्रेस राका के जो लीडर नागपुर में बैठे हुए हैं वो अपने पार्टी को मुतमईन कर लेंगे कि ये सर मोर्चे निकालन दीजिए इनको, ये 10,000, 15,000, 5,000, 3,000 के मोर्चे निकालन दीजिए। इलेक्शन के वक्त में इनको कैसे अपने पार्टी में वोट डलवाना है ये पहले से हमें 60 साल का एक्सपीरियंस है, आप फिक्र ना करो। ये मानसिकता कांग्रेस राका में गहरी है और इसीलिए वो आपके आंदोलन को कुछ तो भी करने दो ना मुसलमाना, इसी नजरिए से देखते हैं। हम स्ट्रेटेजी पर ये चल रहे हैं
कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आर्थिक विकास महामंडल का आंदोलन हमने 6 साल चलाया, 7वें साल इसको ले आया, वो जिंदा इतिहास है। 7वें साल कैसे मिला? क्योंकि 2 साल पहले से हमने एक आंदोलन का नारा दे दिया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद आर्थिक विकास महामंडल नहीं तो किसी भी मुसलमान का मतदान नहीं। यही स्ट्रेटेजी हमें आज अपनानी होगी कि अगर हमारे मतदान के बदले हमारे विकास के साधन हमको मिल नहीं रहे, वोटिंग करने के बाद में भी पसीना बहाकर हमें रोजी रोटी कमाना है, वोटिंग देने के बाद में भी किसी तहसील ऑफिस में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, किसी एजुकेशन सोसाइटी में, बैंक में और तहसील कार्यालयों में अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं दिखती है और फिर हमें वही भंगार की दुकान में मेहनत कश धंधे करने हैं, तो मतदान ही क्यों करें? क्योंकि संविधान खुद कहता है कि एक मतदान का अधिकार एक मूल्य है, और ये मूल्य यानी उसका सर्वांगीण शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विकास है। यही हमें नहीं मिल रहा है, तो मतदान क्यों करें? अगर मतदान करके भी ऐसे जीना है तो बिना मतदान के भी जी सकते हैं। हालांकि मतदान करना यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हुए अगर मुस्लिम आरक्षण नहीं तो मतदान नहीं, इस भूमिका को हम तेजी से बढ़ाते हैं और इसी भूमिका पर अपने समाज को एकत्रित लाते हैं और समाज की मानसिकता बनाते हैं कि आने वाले 2022 और आने वाले 2024 के इलेक्शन में अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो हम किसी भी सूरत में मतदान नहीं करेंगे। देखिए ना किस किस को फर्क पड़ता है। कांग्रेस को तो फर्क पड़ेगा ही, राका को भी पड़ेगा, और दोनों ही महाराष्ट्र में हमेशा सत्ताधारी रहेंगे। क्यों जी? अजित पवार साहब अभी फडणवीस साहब के साथ में जाकर सरकार बना ही लिए थे। इसका मतलब एक पक्ष कोई भी आए लेकिन राका और कांग्रेस सत्ता में रहेगी, लेकिन राका और कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोट उसके पास से चला जाए, क्योंकि अब मुस्लिम वोट चले जाएगा तो भाजपा सत्ता पर आ सकती है, शिवसेना सत्ता पर आ सकती है। आने दीजिए, ये डर हमें क्यों? क्योंकि भाजपा और शिवसेना अगर तुमको मतदान नहीं करने से या मुसलमानों के बहिष्कार करने से सत्ता पर आ रही है तो आने दीजिए, क्योंकि वो सत्ता में न रहते हुए भी अगर हमारे ऐसे बुरे हाल है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? तो मुसलमानों के रिजर्वेशन के आंदोलन को अभी वोट बैंक के तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये कैसे होगा? ये अलग अलग छतरियों से नहीं होगा। मैंने पुणे वालों से बात किया, नासिक वालों से बात किया, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, इधर भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, चंद्रपुर के सारे संगठनों से हम लगातार संपर्क में है कि भैया एक छतरी में आ जाइए, एक स्टेयरिंग कमेटी बनाइए। स्टेयरिंग कमेटी 25, 50, 60, 70, 100 लोगों की रहने दीजिए। स्ट्रेटेजिकली पूरे महाराष्ट्र के 4 जोन बनाइए, 4 जोन में प्रवक्ता बनाइए, यूनिफॉर्म में आंदोलन कीजिए और एक ही नारा दीजिए, अगर मतदान नहीं, अगर मुस्लिम आरक्षण नहीं तो हम मतदान नहीं करेंगे, तो रिजर्वेशन हमें आ सकता है। यह स्ट्रेटेजी। अभी जो मौजूदा महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसमें कांग्रेस और एनसीपी के जो लीडर है वो अगर समझो जहां भी मुस्लिम एरिया में जाते हैं या मुस्लिम बस्ती में जाते हैं उनसे कोई इंटरेक्ट होता है तो अपनी निजी गुफ्तगू में या अपने पर्सनल डायलॉग में तो वो बोलते हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण के फेवर में हैं, उसको लेके कुछ करने वाले हैं। लेकिन जहां असेंबली में बोलने की बात आती है वहां कोई हलचल नहीं होती या उसको लेकर कोई कमेटी बनाने की बात आती है, जैसा कि मराठा आरक्षण को लेकर एक पैरेलल मंत्रियों की कमेटी बनी है, पूरे अपडेट्स उस पर नजर रखी जाती है। तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर इस तरह की भी कोई हलचल नहीं नजर आती। तो वाकई में क्या ये लोग संजीदा है या सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए सिर्फ बोल देते हैं निजी लोग? ये उनकी स्ट्रेटेजी है। मेरे भोले भाले मुसलमानों को यही तो नहीं समझता। ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि मुसलमानों को बहलाते रहो। अगर खास की मीटिंग हो रही है और नब्बू मियाँ, छब्बू मियाँ, जावेद मियाँ, सलीम मियाँ, ये एक अगर कांग्रेस के लीडर है और राका के लीडर है और कांग्रेस राका का बड़ा नेता आता है और उनके साथ में बैठते हैं तो छब्बू मियाँ और नब्बू मियाँ उस लीडर को बोलते हैं कि सर मुस्लिमों को आरक्षण, अरे हाँ छब्बू मियाँ दे देंगे ना आरक्षण, क्या बड़ी बात है, जैसे उनके घर में बना हुआ आमलेट है दे देंगे वो लाकर। इसी तरह की बात वो सारे लोगों से करते हैं, दिल में नहीं है देने का। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा मुस्लिम समाज बिगाड़ क्या सकता है। पिछले 71-72 सालों से हर पक्ष के दिमाग में यह है कि मुस्लिम समाज बिगाड़ क्या सकता है। जमीर साहब, इस चैनल के माध्यम से एक बात मैं बताता हूं, कहते हैं कि तमाम भारत के मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के मुसलमान मार्गदर्शन करते हैं, चाहे मजहबी हो चाहे सियासी हो, ऐसी एक बात चलती है। मैं एक जिंदा सवाल पूछना चाहता हूं कि एक चमार कम्युनिटी जो बहुत ही मुसलमानों से कम है उत्तर प्रदेश में तादाद के हिसाब से हमारी चमार भाई की कम्युनिटी बहुत कम है, लेकिन उस चमार भाई में से काशीराम नाम का एक नेता पैदा होता है जो मायावती जैसे
चमार शेड्यूल कास्ट की महिला को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं जहां पे ब्राह्मणवाद और वर्णवाद पूरी ताकत से अपनी प्रयोगशाला करके कार्य करता है। बड़ी तादाद में, उनसे भी 2 गुना 3 गुना तादाद में रहने वाला मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपना गृह मंत्री भी बना नहीं सकता। क्या स्ट्रेटेजी है तुम्हारी? इस महाराष्ट्र में छोटे छोटे अगर कम्युनिटीज निकाला जाए, तेली कम्युनिटी निकाला जाए, महार कम्युनिटी निकाला जाए, धोबी कम्युनिटी निकाला जाए, नाई कम्युनिटी निकाला जाए, तो इन सब की तादाद मुसलमानों के तादाद से कम है। बात समझ रहे आप? अगर जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है अभी महाराष्ट्र में, उन कम्युनिटी की, उन जातों की तादाद निकाली जाए तो मुसलमानों से बहुत कम है, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है। मुसलमान उनसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डरता कौन है? अब डरता क्यों नहीं है? क्योंकि सभी पक्षों को मालूम है मुसलमान मोहल्लों से वोट कैसे निकालने हैं, और सारा खेल वोटों पे चलता है। एक चमार की बेटी मुख्यमंत्री ही नहीं, इतना बड़ा बीएसपी का पक्ष खड़ा करती है, और अहलेजाद मुसलमान जिन्होंने 900 साल इस देश पे राज किया, तुम एक पक्ष भी ढंग से बना नहीं सकते। क्या वजह है? सोचना पड़ेगा। भूमिकाओं की गलती है। हम बहुजनवादी भूमिका लेने की बात करते हैं तो मुसलमानों के लीडर कहते हैं ये बहुजनवाद क्या हो सकता है। हम जब फुले अंबेडकर की भूमिका लेने की बात करते हैं तो फौरन कहते हैं ये क्या होता है फुले अंबेडकर। अरे समाज में राजनीति चलती है, मस्जिदों में नहीं चलती। मुसलमानों के मजलिसों में राजनीति नहीं चलती। राजनीति चलती है 18 पगड़ जातियों के समाज में, और उस समाज का एक मन होता है, और मन फेरियों से बनता है। ब्राह्मणवाद ये बराबर जानता है, कांग्रेस राका ये बराबर जानती है, बसपा और दीगर आंबेडकरी पक्ष ये बराबर जानते हैं। प्रकाश आंबेडकर जी अभी मराठा समाज के साथ में गए हैं, वे बहुजन वंचित बहुजन आघाड़ी बनाकर भूमिका ले सकते हैं। क्या महाराष्ट्र में मुसलमानों का कोई ग्रुप ऐसा है जो ऐसी भूमिका लेकर आदिवासी, दलित, ओबीसीओ को अपने मंच पर ले आए? भूमिका जरूरी होती है। तो मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं है, कोई पक्ष डरता नहीं है। वो डराने के लिए मुस्लिम आरक्षण के आंदोलन का सही ढंग से इस्तेमाल अगर करेंगे तो फुलेवाद समझ में आएगा, छत्रपति शाहू महाराज बात समझ में आएगा, डॉक्टर आंबेडकर बात समझ में आएगा। दाढ़ी भी सलामत रहेगी, मस्जिद भी सलामत रहेगी, नमाजें भी सलामत रहेगी, लेकिन समाज में बहुत ताकतवर ढंग से बहुजनवादी भूमिका लेकर अपने हक में आरक्षण की भूमिका बनाकर मुसलमान इसे पा सकता है। ये बात मुसलमानों को समझ में आना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी का जैसा जिक्र निकला तो हम देखते हैं कि बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जो है वो मराठा आरक्षण मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खुद भी शामिल हो रहे जा रहे हैं। तो मुस्लिम आरक्षण की जो मूवमेंट है उसमें भी इस तरह से उनको पार्टिसिपेट होना चाहिए क्या? इस सिलसिले में क्या आपको क्या लगता है उनको इस सिलसिले में क्या भूमिका लेनी चाहिए? जी, हमने 4 रोज पहले हमारा पर्सनल फेसबुक पर वीडियो भी डाला है कि अब माननीय बाला साहब यानी एडवोकेट प्रकाश जी आंबेडकर ने मराठा आरक्षण के साथ में मुस्लिम आरक्षण की बात भी उठानी चाहिए। और हमने उसमें यह भी कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का पहला दृष्टिकोण जो था संविधान रचयिता, वे सबसे पहले मजलूमों की आवाज उठाते थे, बाद में अगड़ों की आवाज उठाते थे। हमारी भी अपेक्षा यह है कि उनके खानदान के वारिस होने की वजह से एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी वंचित बहुजन आघाड़ी पर से पूरी ताकत से मुस्लिम आरक्षण की बात उठाए। अभी बहुत अच्छी बात यह है कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब फारूक अहमद साहब नांदेड़ से हैं, और फारूक अहमद साहब मुस्लिम आरक्षण के मामले में हमारे साथ में सक्रिय रहे थे। फारूक अहमद साहब ने हमारी खुद बड़ी 3 सभाएं मुस्लिम आरक्षण पे नांदेड़ में ली है। तो अब बतौर वे भी मुस्लिम आरक्षण की बात करें, ऐसी उनसे भी गुजारिश है। और प्रकाश आंबेडकर जी एक स्ट्रेटेजी के तहत, देखिए महाराष्ट्र में राजनीति करनी हो तो मराठा समाज को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, वो डोमिनेंट कम्युनिटी है। इसलिए मराठा समाज के साथ में स्ट्रेटेजिकली बाला साहब आंबेडकर गए हैं, तो यह स्वागत है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो मुसलमानों के साथ में भी आना चाहिए, ये हक की बात है। जो फुले अंबेडकर की बात करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मुस्लिम आरक्षण के ऊपर बात करेगा ही करेगा, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण 100% कॉन्स्टिट्यूशनली राइट मांग है। तो बाला साहब आंबेडकर ने मुस्लिम आरक्षण पर अभी आंदोलन करना चाहिए, ऐसी मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो मौजूदा अघाड़ी सरकार है, महाविकास कुछ फैसला जा रही है, तो ऐसा क्या डर उनको सता रहा है कि अगर ऐसा कुछ फैसला लिया जाता है तो फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का लेबल लगेगा
और भाजपा उसका फायदा उठाएगी, या ऐसा कुछ, कि ये इस तरह का कोई डर है जिसके कारण वो इस जानिब ये करना नहीं चाह रहा? हालांकि कांग्रेस राष्ट्रवादी उनके कॉमन मिनिमम एजेंडे में ये बात को भी उन्होंने रखा था कि मुस्लिम आरक्षण इस विषय पर भी निर्णय लेना है। तो क्या लगता है आपको? सत्ताधारियों को कभी कोई डर नहीं होता। मराठा आरक्षण देने पर किसने कहा तुष्टीकरण हो रहा है मराठाओं का? धनगर समाज को आरक्षण दिया, किसने कहा धनगर समाज का तुष्टीकरण हो रहा है? तेली समाज को आरक्षण दिया, किसने कहा कि उनका तुष्टीकरण हो रहा है? कुंभी समाज को ऑलरेडी ओबीसी में आरक्षण है, किसने कहा कि कुंभियों का तुष्टीकरण हो रहा है? मुसलमानों को देते वक्त ही तुष्टीकरण का मुद्दा कहां से आता है? भाई भाजपा को जो कहना है, संघ को जो कहना है, वो तो कहेगा ही कहेगा। वो तो गांधी जी का मर्डर करते हैं अभी भी पुतला बना के। तो क्या गांधी जी को फेंक दिया कांग्रेस ने? अगर आरएसएस और भाजपा मुसलमानों के विरोध में बोलती है तो मुसलमानों को फेंक दोगे? तो फिर महात्मा गांधी जी को भी फेंक दो। फिर गोलवलकर ने तो कहा था इस देश में संविधान नहीं चाहिए, तो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को भी फेंकने की बात कांग्रेस और राका कर सकती है क्या? वो नहीं करेंगे। तो विरोध तो वहां पर भी होता है, तो वहां पर विरोध को बराबर संघर्ष में ले आओगे और मुसलमानों के बारे में कहोगे कि मुसलमानों को देने से तुष्टीकरण होता है। टैक्स मत लो ना मुसलमानों से, मत लो ना टैक्स, मत लो टैक्स मुसलमानों से। उनका एजुकेशन टैक्स आप लेते हो, माफ कर दो। छोटा मोटा बेचारा रोजगार करता है, उसका लाइसेंस में से पैसा लेते हो, माफ कर दो। वो लोगे, वो तुष्टीकरण नहीं है। तब नहीं बोलते हो कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, इनसे टैक्स न लो। कांग्रेस और राका बुरखा ओढ़कर मुसलमानों के साथ में चालबाजियां करती है। कोई तुष्टीकरण नहीं है। सच्चर ने बता दिया कि आपके राज में जो मुसलमान आजादी के वक्त में 33% था, 2007 में नौकरियों में 2.5% बचा। किसने किया भाई तुष्टीकरण? सत्ता में भाजपा तो नहीं थी, सत्ता में आरएसएस तो नहीं था। आरएसएस और भाजपा तो अभी सत्ता में आई 2014 से। भैया गांधीवादी ही थे आप ही सत्ता में थे। तो आपने कौन सा कमाल किया ये तो बताओ। कांग्रेस और राका ने कौन सा कमाल किया कि 1951 में जो सरकारी नौकरियों में 33% मुसलमान था, वो 2021 में 2.5% है। किसने काटा भैया? कौन था अपॉइंटमेंट देने वाला? तो सवाल है। तो तुष्टीकरण ये हथियार मुसलमानों के साथ में डबल तरीके से इस्तेमाल होता है और इस हथियार को अब मुसलमान डरना छोड़ दे। मुसलमान ताकत से जमहूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाने के लिए रास्तों पर आए, संवैधानिक तरीके अपनाए और लीडरों को रहने दीजिए। जी मैं बार बार कह रहा हूं जमीर साहब, आपके चैनल से, आपके चैनल से गुजारिश कर रहा हूं, हर समाज में लीडर होते ही है। वो एक पक्ष व्यवस्था, सत्ता के व्यवस्था का सिस्टम है। नेता तो हो गई, वार्ड में नगर सेवक तो होगा ही, और वार्ड में पैसे लेकर काम करने वाले, पुलिस स्टेशन तक ले जाने वाले लोग हो गए ही। मुस्लिम समाज का आरक्षण का आंदोलन इन लीडरों के भरोसे पे नहीं, अवाम के भरोसे पे चलना चाहिए। जनता जितनी ताकत से रास्ते पे रहेगी और यह अहद करेगी कि आरक्षण पर ही हम रास्ते पर आएंगे और जो आरक्षण वाले बात करेंगे उस बात को हमारा समर्थन होगा, तो देखिए एक 4 माह में, 5 माह में मुस्लिम आरक्षण भी आता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अभी भी ओबीसी कैटेगरी के तहत कुछ मुसलमानों के तबकात को रिजर्वेशन मिलता है, तो फिर अलग से एज ए कम्युनिटी आरक्षण का ऐसा क्यों डिमांड सामने लाई जा रही है? इसको लेकर क्या? बहुत अहम सवाल किया। मुझसे भी कई इंटरव्यूज में यह सवाल पूछा गया, मुंबई में भी पूछा गया, पुणे में भी पूछा गया। लोगों की गलतफहमियां है। मुस्लिम ओबीसी का आंदोलन 1990 से हमने हाथ में लिया। मरहूम प्राध्यापक फखरुद्दीन बेनूर, कॉमरेड विलास सोनवने, डॉक्टर अजीज नदाफ, शब्बीर अंसारी जालना के, बाद में शब्बीर अंसारी को हम सब लोगों ने मिलकर अध्यक्ष बनाया। उनके पीछे में पूरी ताकत खड़ी की और हमने 1994-95 में मुस्लिम ओबीसी का आरक्षण ले आया। तब शरद पवार जी साहब की सरकार थी। गोपीनाथ मुंडे जी विपक्ष में रहने के बाद में भी ओबीसी आरक्षण के समर्थन में थे और हमें रिजर्वेशन मिला। ये बात सही है। कब मिला है? 1995 में मुस्लिम ओबीसी का रिजर्वेशन मिला हुआ है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्राध्यापक जावेद पाशा आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा है कि 95 से लेकर 2021 तक जितनी भी ओबीसीयों की नौकरियां निकली है उसमें मुसलमानों को कितनी हिस्सेदारी दी गई, चेक कर लीजिए। तो मेरा चैलेंज है कि ओबीसी करके मुसलमान जो हिस्सेदारी का हकदार था, उस हिस्सेदारी में से 2% भी हिस्सेदारी नहीं मिली।
तो वहां पर भी मुसलमान ओबीसी होने के बाद में, रिजर्वेशन में आने के बाद में नॉन मुस्लिम ओबीसी को ले लिया जाता है। और ये इस देश की एक ब्राह्मणवादी बैठक का नतीजा है कि ओबीसी में अगर 10 जगह निकल रहे हैं तो 10 जगह ओबीसी को ही मिलेगी, लेकिन एक आध मुसलमान रहा तो रहा, नहीं तो उसमें मुसलमान नहीं रहता है। नॉन मुस्लिम ओबीसी को मिल जाती है। चिल्लाएगा कौन? कोर्ट में जा नहीं सकते क्योंकि अब पोस्ट ओबीसी के लिए थी, ओबीसी को दे दी गई। अब वो रमेश है कि सुल्तान है, इससे किसको क्या लेना देना। एक बात। दूसरी अहम बात, इस महाराष्ट्र में जितने भी मुस्लिम है, उन मुस्लिमों में से ओबीसी को अगर निकाला जाए तो 100 लोग अगर ओबीसी की कैटेगरी में बैठते हैं, ये बात जरा ध्यान में लीजिए, 100 लोग अगर ओबीसी की कैटेगरी में बैठते हैं तो 100 लोगों में से 100 लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाती है ओबीसी की। लेकिन आरक्षण का फायदा ओबीसीओ में 10 लोग ही उठा पाते हैं। 90 लोग सर्टिफिकेट होने के बाद में भी ओबीसी का रिजर्वेशन उठा नहीं पाते। हालात बद से बदतर होने के वजह से, वो प्रूफ कर देने के वजह से उन्हें सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन फायदा 10% ही उठा पाते, 10 ही लोग उठा पाते। कैसे? क्योंकि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो शर्त है वो ये है, 1962 के पहले की, 1962 के पहले की आपकी जात प्रूव करे। आप कुंबी हो, माली हो, तेली हो, मोची हो, धोबी हो, कसाब हो, खाटिक हो, क्या हो, ये आपकी जात प्रूव करने वाला रजिस्टर्ड लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। और 100 ओबीसी के सर्टिफिकेट वालों में से 90% मुसलमानों के पास में ये सर्टिफिकेट ही नहीं है। अब जमीर साहब आपके समझ में आ गया होगा कि 1 लाख मुसलमान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इन 1 लाख मुसलमानों के पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट एसडीओ दे देता है। तहसीलदार को पावर डेलीकेटेड की गए होंगे तो तहसीलदार दे देता है, लेकिन इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कमेटी के पास में जाती है, जिसको सेशन कोर्ट का पावर है। वो बोलती है कि ये सर्टिफिकेट हमें मत दिखाओ, आपने जो एसडीओ से बनवाया है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप पहले ये बताओ कि 1962 के पहले जिस कास्ट का सर्टिफिकेट आपको एसडीओ ने दिया है उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है क्या? पहला लीगल डॉक्यूमेंट क्या है? आपके स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट पे आपकी जात मेंशन होना चाहिए।